Hello everyone, welcome to our channel Scholarlies. Today we are going to learn about verbs. Earlier in our previous videos हमने parts of speech के बारे में पढ़ा है, जो 8 parts of speech हैं, noun, pronoun, verb, adverb, adjective, conjunction, interjection और preposition. तो आज हम verb पर फोकस रहेगा आज हमारा सारा का सारा. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वर्ब क्या होती है और कितने अलग अलग टाइप्स की वर्ब है. तो वर्ब क्या है ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि कोई भी अगर एक्शन हो रहा है, कोई भी काम हो रहा है, तो उस चीज के बारे में बताने वाले शब्द को हम वर्ब बोलते हैं. जैसे कि इसके एग्जांपल है रन, वॉक, डू, स्माइल, जंप, ड्राइव, कफ, ड्रिंक, किक, ईट, ब्रेक, क्राई और थिंक. ये तो कुछ ऐसे जनरल एग्जांपल्स है जिससे कि हमें पता चलता है कि कोई काम हो रहा है. तो वर्ब एक डूइंग वर्ड है जो कि किसी भी काम के होने के बारे में हमें बताता है. वर्ब का काम क्या होता है? पूरे सेंटेंस में वर्ब हमें जब बताता है कि जो भी काम हो रहा है उस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, उस सेंटेंस का एसेंस क्या है, उस सेंटेंस का असली जो मीनिंग है वो वर्ब के थ्रू ही हमें पता चलता है. देखिए उसका पर्पस क्या है, उस सेंटेंस के पीछे इमोशन क्या है, वो सब चीजें हमें वर्ब के बारे में ही जान के ही पता चलेगा. कई बार क्या होता है कि सिर्फ अकेला वर्ड ही इनफ होता है एक सेंटेंस के फॉर्म में, कि उस अकेले वर्ब को जो किसी और चीज की हेल्प नहीं होती मीनिंग कन्वे करने के लिए. जबकि कई बार होता है कि हम उसको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव इन सब चीजों की सपोर्ट लेना पड़ता है मीनिंग को कन्वे करने के लिए. और जो हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनमें से सिर्फ वर्ब ही एक ऐसा है जो कि अकेले एक अपनी इंडिविजुअल मीनिंग रखता है, उसको विदाउट बाकी चीजों के वो इंडिविजुअली वो किसी न किसी चीज का मीनिंग को सिंबलाइज कर सकता है. जैसे कि अगर मैंने बोला स्टॉप, मैंने सिर्फ एक सिंगल वर्ड बोला स्टॉप, जिससे कि ऑटोमेटिकली जो भी सुनने वाला है उसको पता चल गया कि वो जो भी काम कर रहा है उसे वहीं पर रोक देना है. तो ये अपने आप में ही एक मीनिंग डिफाइन कर रहा है कि जो भी काम हो रहा है उसे वही रोक दो, स्टॉप हो जाओ, रुक जाओ. यहाँ स्टॉप के साथ हमने ना तो कोई नाउन यूज किया, ना प्रोनाउन यूज किया, ना एडजेक्टिव, एडवर्ब, कोई भी चीज हमने इसके साथ यूज नहीं करी है. जबकि अगर कोई और पार्ट ऑफ स्पीच है उसको हम सिंगल वर्ड को यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसका कोई मीनिंग नहीं होता है. अब देखिए वर्ब के कुछ एग्जांपल्स. आई प्ले फुटबॉल, कि मैं फुटबॉल खेलता हूं. तो प्ले एक वर्ब है जो कि हमें बताता है कि वो क्या कर रहा है, कि वो खेल रहा है. विभोर बॉट अ टिकट, तो यहाँ पे बॉट एक वर्ड है जो कि हमें बताता है कि उसने कुछ खरीदा है. पीटर गेस द करेक्ट आंसर, कि पीटर ने सही आंसर गेस किया है. तो उसने क्या किया, गेस किया, ये उसका वर्ब है. अब जो वर्ब है वो हमारे जो 3 अलग अलग वर्ब के, अगर आप आगे भी हम देखेंगे भी कि इसके ना बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स है और हर डिफरेंट टाइप्स का कुछ ना कुछ बेसिस रहता है. जैसे कि अभी हम जो पढ़ने वाले 3 टाइप्स के ये बेस्ड है कि वो वर्ब फिजिकल चीजों के बारे में बात कर रही है या मेंटल चीजों के बारे में बात कर रही है या फिर उसके टेंस की बात हो रही है. तो उस बेसिस में जो हमने इस वर्ब को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. देखिए फर्स्ट है इसमें फिजिकल एक्शन की. जब हम बात कर रहे हैं फिजिकल एक्शन की, फिजिकल एक्शन जैसे कि शी सेल्स, कि उसने सेल किया, बेचा, ये एक फिजिकल काम है. द डॉक्टर रोड, डॉक्टर ने लिखा, ये भी एक फिजिकल काम है. टू स्विम, टू राइट, टू क्लाइंब, ये सारे हमारे फिजिकल एक्शंस हैं. अब हम आते हैं मेंटल एक्शन. मेंटल एक्शन जैसे कि शी कंसिडर में उसने कुछ फिजिकली कुछ काम नहीं किया बट उसने मेंटली जो है उस चीज को कंसिडर किया. कंसिडर जॉब डन. आई थॉट द सेम, मैंने भी सेम चीज सोची. यहाँ पे उसने फिजिकली कुछ नहीं किया लेकिन माइंड से उसने सोचा. देखिए टू थिंक, टू गेस एंड टू कंसिडर, ये है हमारे मेंटल एक्शन. इसके सिवा और भी बहुत सारे हो सकते हैं. जो भी काम हम मेंटली कर रहे हैं जिसमें कि हम फिजिकल इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं है, सिर्फ ब्रेन में ही हमारा सारा काम हो रहा है, दैट इज अवर मेंटल एक्शन. लास्ट है द स्टेट ऑफ बीइंग. स्टेट ऑफ बीइंग मतलब कि वो क्या है. जैसे कि यहाँ पे देखो एडवीना इज द लार्जेस्ट एलिफेंट इन दिस एरिया. तो इज मीन्स प्रेजेंट टेंस की बात है कि वो है. इट वॉज अ जोक, कि वो एक जोक था. ये कि वो काम अभी भी हो रहा है या वो पहले हो चुका है
या वो होगा बाद में, तो उसकी टेंस की जब बात होती है तो स्टेट ऑफ बीइंग, वो स्टेट ऑफ बीइंग की वो कैसा है, कि वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। टू बी जिसके लिए हम यूज करते हैं इज एम आर। टू एग्जिस्ट जिससे हम बताते हैं कि जो है वो प्रेजेंट में है या पास्ट में हो चुका है। टू अपीयर जो कि होने वाला है फ्यूचर में, तो ये जब हम बात करते हैं तो वो हमारा स्टेट ऑफ बीइंग है। अब आते हैं हमारे लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं, वो शब्द जो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को लिंक करने का काम करते हैं। जैसे कि देखिए, अच्छा पहले हम पढ़ लेते हैं। लिंकिंग वर्ड्स डोंट शो एक्शंस लाइक ऑर्डिनरी वर्ब, क्योंकि इनका काम सिर्फ लिंक करना है, इनका काम कोई एक्शन नहीं है। दे रेदर लिंक और कनेक्ट द सब्जेक्ट और द कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मीन्स जो कि सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सेंटेंस का जो पार्ट होता है, या उसको हम जनरली एक जनरल टर्म्स में उसको ऑब्जेक्ट बोल लेते हैं, क्योंकि एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट। तो अभी हम ये वेग लैंग्वेज में ये समझ लेते हैं कि एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट को अगर जोड़ने का काम कर रहा है, तो जो वर्ब उन दोनों को जोड़ने का काम कर रही है वो हमारी लिंकिंग वर्ब है। अब जैसे कि एग्जांपल है अपीयर, बी, बिकम, फील, ये सारे। लेकिन अब हमें पता कैसे चलेगा कि लिंकिंग वर्ब है या फिर ऑर्डिनरी वर्ब है? तो इस केस में हम क्या करेंगे कि जो भी सेंटेंस है, सेंटेंस में से हम वर्ब को हटा देंगे, ठीक है, और फिर हम चेक करेंगे क्या रिमेनिंग पार्ट का कोई सेंस बन रहा है कि नहीं। देखिए जैसे नीचे एग्जांपल है, ही लुक्स एंग्री। यहाँ पे लुक हमारा एक वर्ब है, ठीक है। अब हम इस लुक को जो है कुछ टाइम के लिए हाइड कर लिए, सिर्फ फोकस रहेगा हमारा ही पर और एंग्री पर। क्या ही और एंग्री दोनों वर्ड्स का कुछ सेंस बन रहा है, या दोनों का जो कुछ मीनिंग है? जैसे ही इज इक्वल, हम इक्वल टू का साइन लगा के इसको समझ लेते हैं। ही इज इक्वल टू एंग्री, कि वह एंग्री है। ही एंग्री, ये एंग्री वर्ड बता रहा है कि एंग्री कौन है? ही, जो भी वो आदमी है या बच्चा है, जो भी बॉय है वो एंग्री है। तो ये हमारी लिंकिंग वर्ब है। लेकिन अगर आप इस एग्जांपल में देखें, ही लुक्ड एट द मैन, ही लुक्ड एट द मैन, इसमें हम देखेंगे ही को और एट द मैन को, ठीक है। तो इसमें देखिए एट द मैन और ही को अगर हम इक्वल टू करें कि ही इज इक्वल टू एट द मैन, क्या ही और एट द मैन का कोई रिलेशन बन रहा है, कोई सेंस बन रहा है? इसका कोई सेंस नहीं बन रहा। दैट मीन्स कि ये हमारी लिंकिंग वर्ब नहीं है, ये हमारी एक्शन वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे ये शब्द बता रहा है कि इस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का क्या रिलेशन है। जबकि जब लिंकिंग वर्ब है वहां पर सिर्फ लिंक कर रहा है, वो कुछ मीनिंग नहीं बता रहा आपको। वो सिर्फ मतलब मीनिंग तो है उसकी, बट वहां पर सिर्फ लिंक करने का काम है, उसके बिना भी जो है उन दोनों का रिलेशन हम स्टेब्लिश कर सकते हैं। जबकि ही लुक्ड एट द मैन, यहाँ पे हम जो है ही और एट द मैन इसके बीच में कोई रिलेशन स्टेब्लिश नहीं कर सकते जब तक कि बीच में एक मेन एक्शन वर्ब ना आ जाए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ये क्या होती है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स वो है जिसमें कि आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, कि जो भी एक्शन हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, वो कौन कर रहा है, किस पर हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल है, मार्क वॉक्स हिज डॉग फॉर माइल्स। जो मार्क है ये वॉक कराता है, ठीक है। किसको वॉक करा रहा है? डॉग को वॉक करा रहा है। तो ये जो वर्ब हो रही है, जो ये वॉक है, ये जो वर्ब है, ये किस पर हो रही है, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट या whom, तब अगर हमें आंसर मिलता है जैसे व्हाट वॉक्स, कि कौन चल रहा है, डॉग चल रहा है। चलाने का काम कौन है? कि मार्क किसको चला रहा है? डॉग को चला रहा है। द वर्कर्स प्रोटेस्टेड देयर इनोसेंस इन द कार पार्क, कि वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया। तो वर्कर्स ने क्या प्रोटेस्ट किया? प्रोटेस्ट तो किया, ये अपने आप में एक वर्ब है, बट क्या प्रोटेस्ट किया उन्होंने? उन्होंने जो अपनी इनोसेंस के लिए प्रोटेस्ट किया, उन्होंने अपनी इनोसेंस को स्टैब्लिश किया कि वो इनोसेंट है। तो ये हमारा एक ट्रांजिटिव वर्ब है, जिसमें कि जो भी वर्ब है, वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है कि वर्ब वो किस पर एक्ट हो रही है। अब देखिए एग्जांपल, बाय, मैंने खरीदा, क्या खरीदा? मैं सिर्फ अगर बोल दूं आई वेंट टू बाय, क्या चीज बाय करने गई मैं? तो जब तक बाय का कुछ आंसर नहीं होगा कि आई वेंट टू बाय अ सॉस बॉटल, तो ये बाय क्या बाय करने गई? अ सॉस बॉटल, तो एक ऑब्जेक्ट कनेक्ट हो गया। तो दैट्स व्हाई इट्स अ ट्रांजिटिव वर्ब। ये विदाउट ऑब्जेक्ट के इस वर्ब का कोई मीनिंग नहीं है। नेक्स्ट है शो, ही शो,
क्या शो किया उसने? ही शोड हिज नोटबुक। तो यहाँ पे जब तक एक ऑब्जेक्ट नहीं आया, इस शो वर्ड का कोई मीनिंग नहीं था, उस सेंटेंस का ही शो का कोई मीनिंग नहीं था इस सेंटेंस का। ऐसे टेल, ही ऑलवेज टेल, क्या बताता है? लेकिन वो हमेशा क्या बताता है? ही ऑलवेज टेल द ट्रूथ, कि वो हमेशा सच बताता। तो जब तक ऑब्जेक्ट नहीं आया उस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं था। तो सिमिलरली इन सभी वर्ड्स में आप चेक कर सकते हैं कि जब तक हम इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट को ऐड ना कर दें, इस वर्ड का कोई, इस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं आता। तो हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब को किसी ना किसी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट ऑब्जेक्ट आपकी ट्रांजिटिव वर्ब किसी मीनिंग किसी भी चीज की नहीं बता सकती। नेक्स्ट है इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वो होती है बिल्कुल ट्रांजिटिव का ऑपोजिट। ट्रांजिटिव को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती थी, यहाँ पे विदाउट ऑब्जेक्ट भी आपको उसका मीनिंग पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने सेम उन्हीं एग्जांपल्स को यूज किया, उन्हीं एग्जांपल्स को इंट्रांजिटिव के फॉर्म में यूज किया। देखो, मार्क वॉक्स फॉर अ माइल, क्या वॉक करता है? कि मार्क किसको वॉक कराता है या खुद वॉक कर रहा है? क्या वॉक कर रहा है? तो ये हमें नहीं पता यहाँ। तो अभी यहाँ पे ये वॉक जो वर्ड है ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन जब हमने पिछली बार जब ट्रांजिटिव में चेक किया था, मार्क वॉक्स हिज डॉग फॉर माइल्स, कि वो अपने डॉग को वॉक कराता है, तो वहां पे वो ट्रांजिटिव थी। बट यहाँ पे हमें नहीं पता कि वो क्या है, तो इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। वर्ब सेम है लेकिन सेंटेंस में उसका कहाँ पे क्या यूज हो रहा है उसके बेस पे उसका पूरा फॉर्म चेंज हो जा रहा है, वो ट्रांजिटिव से इंट्रांजिटिव हो गई। अब देखिए सेम एग्जांपल, द वर्कर्स प्रोटेस्टेड इन द पार्क। प्रोटेस्ट तो किया, लेकिन क्या प्रोटेस्ट किया, किस चीज के लिए प्रोटेस्ट किया, इस प्रोटेस्ट का क्या रिलेशन है, वो सब चीजें हमें यहाँ नहीं पता चल रही कि किस चीज के लिए प्रोटेस्ट किया है, किस ऑब्जेक्ट के लिए, क्या सब्जेक्ट है, तो वो सब चीजें हमें नहीं पता। इसीलिए प्रोटेस्ट भी हमारा एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स दैट डू नॉट नीड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। इट इन्वॉल्व्स ओनली द सब्जेक्ट, सिर्फ एक सब्जेक्ट होगा इसके पास। जैसे वॉक है, वॉक का सब्जेक्ट है मार्क, सॉरी ये क्या हो गया, हाँ वॉक का सब्जेक्ट है मार्क। ऐसी प्रोटेस्ट का सब्जेक्ट क्या है, वर्कर, बट इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है कि प्रोटेस्ट किस चीज के लिए प्रोटेस्ट किया, वॉक किस चीज ने या किसको वॉक कराया। सेम एग्जांपल्स आप देखिए, स्विम, आई स्विम। अब ये स्विम क्या है, आई स्विम इन द वाटर या आई स्विम डेली या क्या आई लाइक स्विमिंग, इस तरह के जो भी सेंटेंसेस बनेंगे उसमें इस स्विमिंग के साथ कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं, उस चीज पर डिपेंड करेगा कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव। और स्विम जनरली क्या होता है, इंट्रांजिटिव ही होती है। कम, आना, ही कम, ही कम्स। तो कौन आया, मतलब सॉरी कौन तो नहीं, कब आया, कैसे आया, वो सब चीजें हमें नहीं पता कि कम का क्या रिलेशन है। कम के बारे में हमें डिटेल में कुछ भी नहीं पता। गो, हमें गो का सिर्फ पता है कि वो ही वेंट या फिर ही गो टू द मार्केट, लेकिन हमें गो क्या है कि कहाँ गया, क्या गया, वो सब चीजें हमें डिटेल में कुछ भी नहीं पता है। तो जब तक हमें उस चीज के ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं पता, वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब देखिए नेक्स्ट टाइप है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब वो होती है जो कि हेल्पिंग वर्ब जिन्हें हम बोलते हैं, जो कि आपने देखा भी होगा कि हम जो वर्ड्स यूज करते हैं इज, एम, आर या फिर वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सारे वर्ब्स हमारे ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। इनका अपना इंडिविजुअल कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें बताती है चीजें कैसे हो रही है, मतलब वो चीजें प्रेजेंट में है, पास्ट में है, या कुछ काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर वो उसकी ओनरशिप किसकी है। जैसे जब हम हैज, हैव, हैड यूज करते हैं, तो जैसे ही हैज अ बॉल, कि वो बॉल उसकी है, उसके पास एक बॉल है, तो ये ओनरशिप के बारे में बात करते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब का अगर आप सिर्फ इंडिविजुअल ऑक्सिलरी वर्ब्स को अगर आप देखेंगे, उनका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, दे डोंट हैव एनी मीनिंग, सी दे डोंट हैव मीनिंग, बट दे आर इंपॉर्टेंट टू एक्सप्रेस द टेंस एंड द ग्रामर। इन दो चीजों के लिए बहुत ही जरूरी है, टेंस और ग्रामर के लिए। अब देखिए मोस्ट कॉमन ऑक्सिलरी वर्ब्स है हैव, बी और डू। हैव जैसे कि हैव के अलग अलग फॉर्म है, हैज जब हम सिंगल पर्सन की बात कर रहे हैं, हैव जब एक से ज्यादा है,
हैड जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, हैविंग जब हम कंटिन्यूअस की प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। तो ये हमें बताता है ओनरशिप का। जो हैज हैव के जितने भी फॉर्म्स है, हैज, हैव, हैड, हैविंग, इन सब का काम है हमारी ओनरशिप हमें बताना। अगर आप इंडिविजुअली देखें, हैज का कोई मीनिंग नहीं है, हैव का भी कोई मीनिंग नहीं है, इन वर्ड्स का कोई मीनिंग ही नहीं है, बट ये ग्रामर के लिए बहुत जरूरी, ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए डू के क्या क्या फॉर्म्स है, डज, डू, डिड। डज कब होता है, जब वो थर्ड पर्सन की बात करते हैं। डू कब, जब हम फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन की बात करते हैं। और डिड जब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं, पास्ट में अगर कोई काम हो चुका है। ये चीजें बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि ये एग्जाम्स में भी इस तरह के जो आपके इंग्लिश लैंग्वेज में आपके जो है करेक्शंस वाले क्वेश्चंस आते हैं कि इस सेंटेंस में कोई गलत है तो गलती पहचानने वाले, या कई बार होता है कि फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी आते हैं कि वहां से आपकी वर्ब को अंडरलाइन, वर्ब के लिए फिल इन द ब्लैंक छोड़ रखा है और आपको वहां पे वर्ब फिल करनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर या फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कहां पे कौन सा वर्ड यूज होता है। डू का काम है सेंटेंस में एम्फेसाइज करना कि वो काम कौन कर रहा है, काम हो रहा है या नहीं हो रहा, कैसा काम हो रहा है। तो एम्फेसिस करने का काम जो है डू का है। लास्ट है बी। बी के फॉर्म्स है एम, इज, आर, वॉज, वर, बीइंग और बीन। ठीक है। एम कब यूज होता है, जब हम आई, जब हम अपनी बात करते हैं आई के साथ यूज होता है, आई एम। इज कब होता है, जब हम सिंगल पर्सन की बात करें, ही इज, शी इज। आर होता है जब हम एक से ज्यादा प्लूरल की जब बात करते हैं, वी आर, दे आर। वॉज होता है जब हम पास्ट की, अच्छा हाँ, इज, एम, आर ये प्रेजेंट वाले हैं। इज, एम और आर ये तीनों वर्ड्स यूज होते हैं प्रेजेंट में। अब देखिए वॉज और वर ये दोनों होते हैं पास्ट में। वॉज जब सिंगल पर्सन की बात हो रही है, वर जब प्लूरल की बात हो रही है। बीइंग और बीन इसका यूज होता है हमारा जब हम परफेक्ट टेंस की या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पर बीइंग और बीन का यूज होता है। ये तो थे जो कि सबसे कॉमन ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। इसके सिवा हमारे पास कुछ और भी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, लेकिन वो उनको हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो मॉडल्स हैं जो कि ऑक्सिलरी वर्ब का ही काम करती है, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, शैल, शुड, विल, वुड, डेयर, नीड, ऑट। ये इस तरह के और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। इनको हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब है, ये हमारे इनके कोई मीनिंग नहीं है, बट ये जो हमारे ग्रामर के लिए और हमारे टेंसेस के लिए हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। हमारी जो मेन वर्ब है उसके साथ ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। अब है लेक्सिकल वर्ब। लेक्सिकल वर्ब क्या होता है? जो भी वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब नहीं है वो सारी लेक्सिकल वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब जो हेल्प करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हेल्पिंग वर्ब्स है, और लेक्सिकल वर्ब्स वो है जो कि मेन वर्ब है। जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसकी हेल्प कर रही है? वो मेन वर्ब की तो हेल्प कर रही है, किसी की तो हेल्प करेगी ना वो, तो वो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं। मेन वर्ब को हम बोलते हैं लेक्सिकल वर्ब। ये जस्ट एक टर्म है, इसको आप मेन वर्ब भी बोल सकते हैं। इसका काम है कि मेन एक्शन क्या हो रहा है वो बताना, और इसका कई बार क्या होता है कि हम इसको इंडिविजुअली भी यूज कर लेते हैं विदाउट एनी हेल्प ऑफ एक्शन, सॉरी ऑक्सिलरी वर्ब। बिना ऑक्सिलरी वर्ब के भी ये जो है यूज हो जाती है, जैसे कि ही लाफ्ड, वो हंसा। हमेशा जरूरी नहीं कि यहाँ पे इज, एम, आर या वॉज वर्ब की जरूरत पड़े। हम चाहे तो इसको ऑक्सिलरी वर्ब के हेल्प से भी लिख सकते हैं, जैसे ही इज लाफिंग, तो यहाँ पे इज वर्ड हमारा एक ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। तो नेसेसरी नहीं है कि हम ऑक्सिलरी वर्ब्स की हेल्प लें। कई बार होता है कि हेल्प की बहुत जरूरत पड़ती है जब हम स्पेशली जब प्रेजेंट और पास्ट में जब बात कर रहे हैं, लेकिन कई बार जो विदाउट हमारी हेल्पिंग वर्ब के भी ये लेक्सिकल वर्ब्स यूज हो जाती है। इन दोनों टाइप्स में डिफरेंशिएट बहुत इजी है। जिस भी वर्ब का कोई इंडिविजुअल मीनिंग है वो है लेक्सिकल वर्ब, जिसका कोई मीनिंग नहीं है वो है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब। अब हम नेक्स्ट टाइप में चलते हैं, ये है रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग जो है
बेसिस पे जो इनको डिवाइड किया गया है। रेगुलर इरेगुलर भी अलग है, फाइनाइट इनफाइनाइट अलग है, ट्रांजिटिव नॉन ट्रांजिटिव भी अलग है, ऑक्सिलरी और लेक्सिकल अलग है, तो इनके बेसिस अलग अलग है। अब देखिए यहाँ पे जो रेगुलर और इरेगुलर है ये हमने इस बेस पे डिवाइड किया है कि जब भी हम वर्ब के जो है पास्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं या उस वर्ब का जो पास्ट फॉर्म या फिर पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल की बात करें, जैसे कि गो का पास्ट हो जाएगा वेंट और पास्ट पार्टिसिपल गॉन। ऐसी वॉक का पास्ट टेंस हो जाएगा वॉक्ड, पास्ट पार्टिसिपल भी वॉक्ड ही रहेगा। तो हर एक वर्ड का जो कुछ एक अलग ही तरह से जो इनके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल हम देख सकते हैं। तो जिन भी वर्ड में सिर्फ डी और ईडी लगा के जो अगर हम उसका पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल बता सकते हैं तो वो सारे वर्ड्स हमारे जो है रेगुलर वर्ब्स होती है। जैसे देखिए कुक, इसके आगे ईडी लगा के कुक्ड, प्ले प्लेड। सेम ऐसे ही आप यहां देखेंगे वॉक वॉक्ड, यहां पे आ जाएगा ये किक और किक्ड, किक और किक्ड। तो ये सारे आप एग्जांपल से भी इसमें क्या डी या फिर ईडी लगाकर हमने इनका फॉर्म चेंज कर दिया, इसको प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस में पहुंचा दी। जो बेसिक वर्ब है उसको हमने पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में चेंज किया है। बट अभी हम इर्रेगुलर देखते हैं। इर्रेगुलर में देखिए कि हमारे फॉर्म ही चेंज हो जा रहे हैं। जैसे कि इसमें हम डी और ईडी लगा के इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि कट का अच्छा हाँ, इसमें भी जो 3 अलग अलग पार्ट्स हैं, इर्रेगुलर वर्ब के भी 3 पार्ट्स हैं, अभी हम इसके डिटेल में कर रहे हैं। कट का जो पास्ट टेंस भी कट रहेगा, पास्ट पार्टिसिपल भी कट रहेगा। कॉस्ट का पास्ट भी कॉस्ट रहेगा और पास्ट पार्टिसिपल भी कॉस्ट रहेगा। ये वो वर्ड्स है जो कि तीनों फॉर्म में चेंज नहीं होंगे, सेम ही रहेंगे तीनों फॉर्म में, चाहे वो हम उसके बेसिक फॉर्म प्रेजेंट की बात करें या पास्ट या फिर पास्ट पार्टिसिपल, तीनों फॉर्म में ये सेम है। अब लेकिन अब कुछ वर्ड्स है जो कि प्रेजेंट में तो सेम है बट पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में सेम है। देखिए सिट, ये प्रेजेंट में है और लेकिन पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में सैट और सैट दोनों फॉर्म में सेम ही है। बिल्ड, इसका पास्ट टेंस है बिल्ट और पास्ट पार्टिसिपल भी हमारा है बिल्ट। ऐसे बर्न, ये हमारा प्रेजेंट है, पास्ट टेंस है बर्न्ड और पास्ट पार्टिसिपल भी बर्न्ड। तो ये वो वर्ब्स है जिसमें कि टोटल जो उनकी 2 ही फॉर्म रहती है, एक प्रेजेंट वाली और दूसरी है पास्ट वाली, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल सेम रहेंगी। तो टोटल उनकी 2 फॉर्म है। अब जो थर्ड टाइप है इसमें क्या है कि तीनों ही फॉर्म उसकी डिफरेंट होंगी, जैसे कि गो वेंट गॉन, ईट एट ईटन, डू डिड डन। यहाँ पे आप देखेंगे इसकी तीनों फॉर्म्स इसकी चेंज है और इसमें डी और ईडी यूज नहीं होता है, इसको सेपरेट फॉर्म में ही चेंज कर दो। इसको आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है कि इसको कैसे चेंज किया। ये सब चीजें आपको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये अपने आप ही आपको याद होते रहेंगे कि कौन कौन सी इरेगुलर है कौन कौन सी रेगुलर है। तो ये फर्स्ट हमारा टाइप था जिसमें कि जो है सेम फॉर्म में रहते तीनों फॉर्म में। दूसरा था कि तीनों फॉर्म में टोटल 2 फॉर्म उसकी रहती है और लास्ट था कि तीनों फॉर्म में वो 3 डिफरेंट फॉर्म में है। एग्जाम्पल, आई बेट माई फ्रेंड्स टू विन द गेम। बेट हमारा सेम रहेगा पास्ट में भी और पास्ट पार्टिसिपल में भी। विन का पास्ट टेंस हो जाएगा वन और पास्ट पार्टिसिपल भी वन ही रहेगा। आई लाइक टू ड्रिंक, ड्रिंक का हो जाएगा ड्रैंक और ड्रंक। तो ये हमारे चेंज हो जा रहे हैं, इसमें डी और ईडी नहीं यूज हो रहा। बैट है जिसमें कि सिर्फ 1 फॉर्म है, विन में टोटल 2 फॉर्म है और ड्रिंक में 3 फॉर्म है। अब नेक्स्ट हमारी कैटेगरी आती है फाइनाइट और इनफाइनाइट में। फाइनाइट वो होती है जो कि हमारे जो प्रेजेंट और पास्ट की बात करती है। देखिए मतलब कि ये वो वर्ब्स है जिनको देख के ही हमें पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है या फिर पास्ट टेंस, मतलब टेंस का हमें पता चल जाएगा इन वर्ब्स को देख के। जैसे कि ये वर्ब है, जैसे एग्जांपल लिव, लिव्स लिखा है, लिव्स का मतलब क्या है कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है। अगर मैं इसको बोल दूं लिव्ड तो लिव्ड से पता चल जाएगा कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। सेम ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है वांटेड,
वांटेड से हमें पता चल गया कि ये पास्ट की बात हो रही है। अगर मैं इसको कर दूं वांट तो ये प्रेजेंट की, मतलब जिन वर्ब्स को देखते ही हमें पता चल जाए कि ये प्रेजेंट की बात है या फिर पास्ट की बात है, तो वो हमारी होती है फाइनाइट वर्ब्स। और साथ ही साथ जो है इनसे हमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का भी पता चलता है, हमें सिंगुलर और प्लूरल का भी पता चलता है कि वो सिंगल है या प्लूरल है। और इसको हम जनरली क्या है, टेंस्ड वर्ब बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि इससे हमें टेंस का पता चलता है। शी लिव्स इन इंडिया, की वो अभी भी इंडिया में रहती है। दे वॉन्टेड टू गो फॉर मूवी, की वो मूवी के लिए जाना चाहते थे। ये वर्ड्स वर्ब ही हमारी इनफ है हमें उस टेंस के बारे में बताने में। जबकि अभी हम इनफाइनाइट पढ़ेंगे, इसमें देखिए एग्जाम्पल से ही हम शुरुआत करते हैं। वी आर रीडिंग, क्या आप रीडिंग वर्ड को पढ़ के आप बता सकते हैं कि ये प्रेजेंट की बात है या पास्ट की या फिर फ्यूचर की? रीडिंग वर्ड हम पास्ट में भी यूज करते हैं, हम प्रेजेंट में भी करते हैं, हम फ्यूचर में भी करते हैं। तो हम कुछ कह नहीं सकते कि हम कब की बात कर रहे हैं, ये हमें टेंस का नहीं पता। सेम ऐसे वी आर राइटिंग अ लेटर, राइटिंग ये अब जो है हमारा प्रेजेंट टेंस है, पास्ट है, फ्यूचर है, हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा। Non-finite verb is a type of verb without a subject. It doesn't show the tense or the number in the sentence. यहाँ पे टेंस की हमें कुछ भी टेंस की नॉलेज नहीं मिल रही है। They do not work as a predicate verb. Predicate verb means जो कि आपको उस वर्ड से ही आप जब प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि वो कौन से टेंस की बात हो रही है या क्या उसकी किस चीज के बारे में है वो। अब देखिए जो नॉन फाइनाइट है ये भी जो है तीन अलग अलग टाइप्स की है। फर्स्ट टाइप है जिसमें कि हम टू वर्ड को यूज करते हैं, टू वॉक। यहाँ पे जो ये वर्ब है ये हमारी यूज होगी एज अ नाउन फ्रेज या फिर मॉडिफायर्स ऑफ नाउन। ये मतलब एक नाउन की तरह, आई नीड टू गो कि मुझे जाने की जरूरत है। कहाँ जाने की जरूरत है? वॉक के लिए। तो यहाँ पे वॉक हमारा एक जो है नाउन की तरह यूज हुआ है, टू वॉक, दिस इज अ नाउन। ये इन्फिनेटिव्स थे। अब पार्टिसिपल्स की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, या तो आईएनजी या ईडी लगता है। यहाँ पे वो वर्ड्स एज एन एडजेक्टिव वर्क करते हैं, एडजेक्टिव का काम करते हैं। जैसे द स्लीपिंग गेटकीपर कॉज्ड अ डिले। स्लीपिंग गेटकीपर, कि गेटकीपर कैसा था? गेटकीपर सो रहा था, तो ये गेटकीपर की बात हो रही है। ये उसने एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज हुआ, उसने उस गेटकीपर को डिस्क्राइब किया है। यहाँ पे आईएनजी या ईडी वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट है ग्रैंड्स। इसमें क्या होता है, इसमें आईएनजी वर्ड यूज होता है और यहाँ पे आईएनजी वाले वर्ड्स जो कि नाउन का काम करते हैं या फिर सब्जेक्ट का। पार्टिसिपल में आईएनजी वाले वर्ड्स थे बट वो वहां पे एडजेक्टिव का काम करते थे और यहाँ पे ये नाउन का काम करेंगे। देखिए जॉगिंग इज गुड फॉर हेल्थ। जो जॉगिंग है ये यहाँ पे एक नाउन है कि जॉगिंग इज गुड फॉर हेल्थ। क्या चीज हेल्थ के लिए अच्छी है? जॉगिंग, ये एक नाउन है। अब लास्ट है हमारी फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होती है? कई बार आपने नोटिस किया होगा कि कुछ वर्ब्स हैं जो कि अपने साथ और भी वर्ड्स के साथ मिलकर बनी होती है। जैसे कि एग्जांपल है लुक अप। लुक और अप इन दोनों वर्ड्स का डिफरेंट मीनिंग है। लुक एक डिफरेंट जो है वर्ब है और अप एक हमारा प्रपोजिशन है। ये दोनों मिलकर हमारी एक न्यू मीनिंग बताते हैं हमें। ना तो इस मीनिंग का लुक से कोई मतलब है, ना ही इस मीनिंग का अप से कोई मतलब है। लुकअप मीन्स कहीं भी किसी भी चीज को कंसल्ट करना, कि लुकअप फॉर दैट वर्ड इन द डिक्शनरी। तो लुकअप किसी चीज को देखना, किसी चीज को रेफर करना। ऐसी लुक फॉर, लुक फॉर यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि कुछ भी ढूंढना। आई एम लुकिंग फॉर अ लॉस्ट पेंसिल, कि मेरी एक पेंसिल खो गई थी, मैं उसको ढूंढ रही हूं। तो इसका मीनिंग ना तो जो इसका मतलब लुक से कोई था, ना ही इस मीनिंग का कोई रिलेशन था फॉर से। बट लुक फॉर जब दोनों एक साथ आ गए तो इसका एक डिफरेंट ही मीनिंग बना। ऐसे ही नेक्स्ट है लुक फॉरवर्ड। लुक फॉरवर्ड मतलब कि आगे कुछ जो है जो भी सपोज हम एक कहानी सुन रहे हैं तो उस चीज में हम जो आगे एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है, तो वो हमें लुक फॉरवर्ड की हमारी होप है। होप के फॉर्म में इस वर्ड को यूज करते हैं। एंटिसिपेट विथ प्लेजर, दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग समवन, कि मैं होप कर रहा हूं कि जल्द ही मैं किसी से
मिलूंगा। तो यहाँ पे इस वर्ड का मीनिंग ना लुक से कुछ रिलेशन था ना फॉरवर्ड से कुछ रिलेशन था, इसका एक डिफरेंट ही मीनिंग था। तो जो फ्रेजल वर्ब्स होती है ये वर्ब होती है प्लस वर्ब प्लस या तो प्रपोजिशन या फिर एडवर्ब। वर्ब प्लस प्रपोजिशन होगा वो भी फ्रेजल वर्ब है, वर्ब प्लस एडवर्ब है वो भी एक फ्रेजल वर्ब ही है। तो ये हमारा इसको पहचानने का सिंपल सा तरीका होता है, आप पहले वर्ब को देखो, वर्ब के आगे पीछे जो प्रपोजिशन या फिर एडवर्ब कनेक्टेड है या नहीं ये चेक करना है, और फिर उसका मतलब सोचे कि क्या इसका मीनिंग जो है इन वर्ड्स का कलेक्टिवली जो मीनिंग हो रहा है, क्या इस मीनिंग का उनके इंडिविजुअल वर्ड से कोई मीनिंग है, कोई रिलेशन है या नहीं है। इसी के कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि गेट वर्ड है, गेट के साथ गेट अलोंग, गेट अवे, गेट बाय, गेट डाउन, गेट इन, गेट ऑफ, गेट ऑन, गेट आउट, गेट ओवर, गेट थ्रू, गेट अप, गेट अक्रॉस। इन सब का मीनिंग हर कॉन्टेक्स्ट में आपको अलग अलग ही नजर आएगा। देखो गेट इन कब होगा, जब हम किसी को बोल रहे हैं कि जैसे गेट इनसाइड द रूम कि अंदर आ जाओ। गेट ऑफ की मतलब चले जाओ, कि गेट ऑफ द रूम या फिर गेट ऑफ द कार। गेट आउट मीन्स कि जो है गेट आउट मतलब कि वो चीज जो है अब एग्जिस्ट नहीं करती, वो चीज अब अननोन, मतलब जैसे कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन की बात करते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर, या आप जैसे नोटिफिकेशन की बात करें कि नोटिफिकेशंस आर आउट, नोटिफिकेशंस गॉट आउट। जैसे आप एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो नोटिफिकेशंस गॉट आउट, तो ये हमारा एक डिफरेंट मीनिंग निकल जाएगा। गेट अक्रॉस मीन्स किसी भी चीज के बारे में हमें कुछ नया पता चल रहा है, उस चीज को हमने नई तरीके से समझा। अब ऐसी देखते हैं लुक टू, कि किसी चीज को हम, किसी इंसान पे हम रिलाई कर रहे हैं, किसी इंसान को हम देख के कुछ सपोर्ट, किसी रीजन से हम देख रहे हैं उसको, उससे हम इंटरेस्टेड है या उसकी हमें बातों से हम इतना अफेक्टेड है कि हम उसको इसको मतलब देखना, मतलब फिजिकल सेंस पे देखना नहीं होता। लुक टू मीन्स किसी पर्सन पे जो रिलाई करना, भरोसा करने के फॉर्म में होता है। लुक अप किसी इंफॉर्मेशन को लुक अप करना। लुक अहेड कि आगे के बारे में कुछ सोचना। लुक बैक मीन्स पहले की किसी बात को सोचना। लुक फॉर कुछ नई चीज ढूंढना। लुक फॉरवर्ड कोई नई चीज के बारे में या आगे के बारे में कुछ सोचना। लुक इन कि किसी भी चीज के बारे में हम कहीं गए हैं तो उस चीज को हम मोर बेटर वे में ऑब्जर्व करना, अच्छे से उसको देखना। लुक इन, लुक ऑन, लुक आउट, लुक राउंड, लुक थ्रू। तो ये डिफरेंट वेज में हम इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। ये थे हमारे फ्रेजल वर्ब्स। तो आज हमने ये सब चीजें पढ़ी है वर्ब्स के बारे में कि वर्ब्स के कितने कितने डिफरेंट टाइप्स हैं। अभी भी अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट्स है वर्ब के बारे में तो आप कमेंट्स के थ्रू हमसे वो चीज पूछ सकते हैं। थैंक यू।